इसके बाद है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और उसके पहले तक हमें यह मालूम था कि अगर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो उससे एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी तो ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती आएगी और बाद में आके ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इनके मॉडल में बोर्न ने थोड़ा सुधार किया और क्या बताया, इनके कुछ पॉस्टुलेट थे, ये आप देखो। फर्स्ट था एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiant energy। ठीक है ना, अब बोर्न ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऑर्बिट में घूम सकते हैं। ठीक है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना तो वो एनर्जी को लेगा और ना ही एनर्जी को देगा। ठीक है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को एमिट करेगा। रदरफोर्ड ने क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया था और उसके हिसाब से ये होता है कि अगर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये छोड़ते रहेंगे। ठीक है, इसका वो रीजन नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो बोर्ड ने ये कहा कि पुरानी वाली जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, वो इस पे इस्तेमाल मत करो। ठीक है ना, इसके लिए नई फिजिक्स का यूज करो, क्वांटम फिजिक्स। क्लियर है इतना? और एक ठीक है ना, और उन्होंने ये बोला कि क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक लेवल पर मत लगाओ। ठीक है ना, यहां पर आप उसका यूज मत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो ना तो वो एनर्जी को इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है ना, मतलब यह है कि एच अपॉन टू पाई का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2.5 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगा, हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, और लोअर से हायर में आएगा, देखो, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, कितनी एनर्जी इमिट करेगा या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ठीक है ना, अगर इसकी एनर्जी है E1, यहाँ की एनर्जी है E2, E2 से E1 में जंप करता है तो E2 और E1 की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी को ये एमिट करेगा। ठीक है ना, अगर कोई भी, पहली बात तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है ना, बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक का क्या मतलब हुआ, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता हो। ठीक है ना, हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 H1, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें हीलियम पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यूनि पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। लिथियम डाइपॉजिटिव, ठीक है ना, तो इन सभी के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम लोगों ने ये देखा था न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, कितने प्रोटॉन हो गए, Ze। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे E। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में होगा, ठीक है ना, अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो ना तो ये एनर्जी को लेगा ना ही ये देगा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में अगर जंप करेगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है ना, अपने ही ऑर्बिट में एनर्जी को ना इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब हमें इसमें देखना है
रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है ना। आपको मालूम है कोई भी अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, जेड ई, एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है ना। तो हमें किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो घूमने के लिए क्या चाहिए इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अट्रैक्शन के कारण। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप निकले यहां पर mv² इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स होगा, कूलम्ब लॉ से फाइंड कर सकते हैं, 1/4πε0 जेड ई अपॉन आर एन स्क्वायर लिख लें। ठीक है। और आर एन क्या हो गई, रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। जरूरी नहीं है कि एन इक्वल टू 1 हो। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, तो यहां भी आप लिख लो आर एन। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। आर एन से ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है। दूसरा हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन या एच अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही। तो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इससे आप भी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो आर की वैल्यू रख देंगे, और अगर आर फाइंड करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू रख दो यहां से। ठीक है। तो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, भी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। ठीक है। ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना होगा, आर एन को आप यहां पे ले आए तो आर एन इक्वल टू कितना होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ठीक है। यहां पर है भी स्क्वायर और भी की वैल्यू आप ये वाली पुट कर दो। ठीक है। तो कितना होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है। एम स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर। ठीक है। जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर दो, 4 पाई इससे हो जाएगा 4 पावर। ठीक है। आर एन से आर एन, नीचे एम है एक। ठीक है। इसका एम नीचे आएगा ये। ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो गया। क्लियर है इतना। देखो एम बी स्क्वायर था, आर एन यहाँ पे ले गया तो एम बी स्क्वायर पूरा नीचे आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब आप ये देखो आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे आर एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर एम पाई। ठीक है। ये हो गई रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसके बाद इसको रीअरेंज करके लिख दिया कैसे, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर एम पाई। ठीक है। यहां बचेगा एन स्क्वायर बाई जेड, और यहां पर आपको ये टर्म दिखाई दे रही है, पूरी कांस्टेंट है। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, एच की वैल्यू आपको मालूम है, ई मालूम है, एम मालूम है, पाई मालूम है। ठीक है। सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इससे आर एन की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये होगी रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जेड की वैल्यू 1। ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन की वैल्यू भी 1 होगी, तो आर एन कितना आएगा, ये आर की वैल्यू क्या होगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम में यहां पर एक प्रोटॉन हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, कितनी स्पीड से किस रेडियस में चक्कर लगाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसके बाद जो हायर एनर्जी लेवल है इनकी रेडियस का रेशो कितना होगा,
आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो रेडियस किस रेशो में आएगी, 1 4 9, इस तरह से आते जाएंगे, ठीक है ना। रेडियस का रेशो होगा 1:4:9:16, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। हो रहा है इतना क्लियर। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मालूम है तरीका वही होगा, mv² इक्वल टू 1/4πε0 ZE/r², ठीक है। क्लियर है इतना, आर से आर कैंसिल हो गया। इसके बाद आप ये देखो mvr एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π, ठीक है। इससे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है v की वैल्यू, ठीक है। तो r की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो r की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल टू NH/2π mv, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर है इतना, तो इससे आ जाएगा mv² इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन, यहां पर r है, r की वैल्यू आपको रखनी है NH अपॉन, ऊपर पहुंच जाएगा ये 2π mv, ठीक है। b से भी कैंसिल हो गया, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, 2π, ये पाई कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 2। क्लियर है इतना, और ये आ गई वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हो जाएगा ZE² अपॉन 2ε0 NH। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे c का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो v इक्वल टू E² अपॉन 2ε0 CH, ठीक है। यहां क्या बचेगा, ZC अपॉन N, ठीक है। और ये कांस्टेंट ले लेते हैं, सारी वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1/137 ZC अपॉन N। क्लियर है इतना, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन के लिए देखो, जेड की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा c अपॉन n इंटू 1/137, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू भी हो जाएगी 1, तो v इक्वल टू c/137, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन चलता है ये कितनी स्पीड से चलेगा, लाइट की वेलोसिटी के 137 टाइम्स, ठीक है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एट एनी एटम, कोई दूसरे एटम है जो हाइड्रोजन लाइक है उसके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम। तो आपको ये मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू हाफ m v², ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस है r, यहां तक क्लियर है। तो आप ये देखो mv² अपॉन r की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन से, कितना होगा 1/4πε0 E अपॉन r²। क्लियर है इतना, r से r कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, ठीक है।
तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 1/2 और mv स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी है 1/4πε0 E स्क्वायर ओवर R। ठीक है, ये R के टर्म में हो गई। इससे क्या होगा, E इक्वल टू 1/8πε0 E स्क्वायर ओवर R। ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको ये मालूम है, अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 अगर ये R डिस्टेंस पर रखे हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, K की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0। यहां तक भी क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा, अगर Q2 नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव साइन के साथ रखना पड़ेगा, जैसा भी जो भी है उसको आपको साइन के साथ रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, तब आप ये देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4πε0। ठीक है ना, प्रोटॉन का चार्ज हो गया E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -E अपॉन R। ठीक है, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 -E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अगर वैल्यू की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, ये होगा -2:1। ठीक है, हो रहा है क्लियर इतना कि नहीं हो रहा। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों का सम कर दोगे तो आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो आप इसमें देखो, देखो काइनेटिक बेटा ये लिखी है, काइनेटिक एनर्जी ये है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये वाली हो गई, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, चलो इसको आप लिख लो, E स्क्वायर अपॉन R तो आ गया कॉमन। ठीक है ना, अब क्या बचेगा 1/8πε0 प्लस -1/4πε0। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -1/8πε0 E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना, और टोटल एनर्जी का किसके साथ रेशो, काइनेटिक एनर्जी के साथ रेशो होगा 1, तो आप इसको लिख सकते हो -1:1। एक बात और, टोटल एनर्जी हमेशा होगी नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड होगा। ठीक है ना, छोड़ के अपनी ऑर्बिट को नहीं भागेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है।